अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का थर्ड वर्किंग डे है। आज वेडनेसडे आज दिन है और डेट हो गई है आज 23 सितंबर। महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं और डिफरेंट रिपोर्ट्स हमारे पास आती रहती है जो कि आपके साथ शेयर की जाती है और उन्हीं बेसिस पे हम ये चेक करते हैं कि मार्केट में क्या मूवमेंट्स आ रही हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास 3-4 दिन पहले खबर थी जो कि सस्पिशियस अकाउंट्स के हवाले से मैंने आपको ये बताया था कि दुनिया के तकरीबन 8-10 बड़े बड़े जॉइंट बैंकों के नाम आए हैं जिनके अंदर मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जिसको फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क का नाम दिया गया है, जो कि ये कहा जा रहा है कि यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की तरफ से इसको लीक किया गया है और ये लीक हुई हैं और उन तमाम बड़े बड़े बैंकों के नाम आ गए हैं, जिसमें सबसे ऊपर जिस बैंक का नाम है वो डोइचे बैंक है जो कि जर्मन बैंक है। और इस हवाले से कल मैंने आपको कुछ तफसीलात से भी आगाही फराहम की थी कि इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी यकीनन हो सकती है। अच्छा, इस कॉन्स्पिरेसी की एक वजह जो कि सबसे बड़ा बैंक जो हम ये देख रहे हैं कि डोइचे बैंक है जो कि जर्मनी का सबसे बड़ा बैंक है, उसकी वजह मैंने आपको ये बताई थी कि वहाँ पर रूस के जो अपोजिशन लीडर हैं जिनको जहर दे के मारने की कोशिश की गई थी अलेक्सी नेवेल्ने को, जर्मनी ने इस हवाले से बहुत ज़्यादा सख्त स्टांस लिया था। और हमें ये मालूम है कि 2016 के इंतखाबात में अमेरिका के हवाले से बहुत ज़्यादा जो इंडिकेशंस थी कि जनाब जो पॉलिटिकल हैकर्स थे जो कंप्यूटर्स में हैक कर लिया था और उन्होंने ट्रंप साहब को जिताने की कोशिश की थी। तो हमारे पास ये सामने एक पहलू आ रहा है कि ये जर्मनी की तरफ से बहुत ज़्यादा हैकिंग, कंप्यूटर को हैक करना, मोबाइल्स को हैक करना, इस हवाले से लोगों को के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करना, साजिशें करना, उनको ब्लैकमेल करना, ये रूस की जानिब से हमें बहुत ज़्यादा हरकतें होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इसके पीछे जो सवाल पैदा हो रहा है कि डोइचे बैंक का नाम सरे फहरिस्त क्यों आया, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो इनके अलेक्सी नेवेल्ने जो हज़ब इख्तिलाफ के रहनुमा हैं जिनको जहर दे के मारने की कोशिश की, जर्मनी ने उनके खिलाफ बहुत सख्त स्टांस लिया रूस के खिलाफ और रूस को ये कहा कि वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 की जो गैस पाइपलाइन जर्मनी से गुजर रही है और रूस पूरे यूरोप को गैस सप्लाई करता है, वो उसको रोक देगा, गैस की सप्लाई बंद कर देगा, क्योंकि उसने ये गलत काम किया है। अलेक्सी नेवेल्ने को मारने की जो साजिश की गई है रूस की जानिब से, इसके खिलाफ बहुत सख्त स्टांस लिया जर्मनी ने। अब जनाब इसका खमियाजा क्या भुगता जा रहा है कि जनाब जर्मनी का नाम सर फहरिस्त डाल दिया गया कि जनाब यहाँ पर कुछ सस्पिशियस अकाउंट हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये हम कह सकते हैं कि जर्मनी को एक आईना दिखाने की कोशिश की है रूस ने, और उसने कहा है आप इस नेवेल्नी एलेक्स के खिलाफ जो बात इतनी उठा रहे हैं इसको थोड़ा सा डाउन करें। तो बहरहाल ये मेरी एक तज्जियाती मुताला है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन आई पर्सनली फील कि रूस ने ये सारी कॉन्स्पिरेसी की है कि जनाब ये जो सस्पिशियस अकाउंट है इस किन किन ममालिक के खिलाफ जो ये काम हो सकता है। बहरहाल इस हवाले से हमारे पास एक तशवीशनाक सूरत हाल पाकिस्तान के हवाले से भी है। पाकिस्तान में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है काफ़ी अच्छा ऑपरेट कर रहा है और काफ़ी अरसे से ऑपरेट कर रहा है। तकरीबन 25-30 साल पुराना बैंक पाकिस्तान में हो चुका है, लेकिन ये फॉरेन बैंक है, लेकिन इसका नाम भी आया है जिसके पास सस्पिशियस अकाउंट, मशकूक अकाउंट मौजूद हैं। हमारी ये दुआ है और कि जनाब जल्द अज जल्द पाकिस्तान का नाम FATF से निकाला जाए, लेकिन जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही होती है पूरी दुनिया में, उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में हमें ये भी मोहतात रहना पड़ेगा कि जनाब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में भी कोई ऐसे मशकूक अकाउंट मौजूद ना हो जिसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर आए और FATF के हवाले से भी पाकिस्तान के ऊपर कोई आंच आए। तो बहरहाल हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा और इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि इस बैड न्यूज़ पर दुनिया की स्टॉक मार्केटों में पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा कि डाउनफॉल आया और अभी भी थोड़ा सा मार्केट में मिक्स रिएक्शन पाया जा रहा है। बहरहाल ये एक संगीन मसला है, एक संजीदा मसला है और ये इट्स अ ट्रेजेडी कि जनाब ये जिस तरह से जर्मनी के बैंक का डोइचे बैंक का नाम आया है, फिर JP मॉर्गन चेज है, न्यूयॉर्क मेलन बैंक का नाम आया है, इस तरीके से और भी चंद बैंक है जिनका बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर की ये ट्रांजैक्शन करते हैं। और ये कहा जा रहा है कि जनाब ये जो फाइनेंशियल इन्फोर्समेंट नेटवर्क के हवाले से जो सिलसिला आया है, जो मशकूक अकाउंट का सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें बहुत सारे बैंक जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं और आपस में हमें ये मालूम है कि जितने भी बैंक्स हैं वो आपस में इंटरलिंक होते हैं। तो बहरहाल इसको क्लोजली वॉच करना पड़ेगा।
पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि इसकी इम्प्लीकेशंस पे मार्केट में क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। बहरहाल आज हम ये देख रहे हैं कि 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा खबरें कोरोना वायरस के सेकंड वेव की बातें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इस सेकंड वेव की कोरोना वायरस की खबरों पे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कोई खास नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये मामला पिछले 6-7 महीने पुराने हो चुके हैं और अब कोरोना वायरस के बेसिस पे ये कहना कि इकोनॉमी बंद हो रही है, इकोनॉमी को बंद किया जा रहा है और स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएंगी, तो ये नामुनासिब रवैया होगा। तो बहरहाल अभी हमारे पास खबरें बहरहाल ये ज़रूर हैं कि यूरोप में ख़ासतौर पे सर फहरिस्त आपके बरतानिया में ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी जगहों को वो ऑफिस को SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो करने को कहा गया और बहुत सारे शॉपिंग सेंटर या इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद करने की बातें भी बरतानिया में चल रही हैं। बहरहाल इसको भी हम देखेंगे कि इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या आता है मार्केट में या नहीं आता, बट आई पर्सनली फील कि अब ये कोरोना वायरस के गेम पे स्टॉक मार्केटों में कोई क्रैश नहीं आएगा। अब मार्केटों को नीचे आने के लिए, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि पूरी दुनिया के डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स की जानिब से इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने की खबरें हमें ढूंढनी है। आज भी और कल यानी येस्टरडे भी अमेरिका के सेंट्रल बैंक मिस्टर जेरेमी पावेल की टेस्टिमनी हुई, जिसमें उनके म्नुचिन जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो भी उसमें बैठे हुए थे। यानी बैंकिंग कमेटी कांग्रेस के सामने इनकी टेस्टिफाई किया गया और इनसे पूछा गया कि उनके पिछले 4-6 महीने की जो पॉलिसीज थी वो क्या रही और उसके क्या इम्प्लीकेशंस, उस क्या एक पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट मार्केट पर पड़े। तो बहरहाल आज सेकंड डे होगा टेस्टिमनी का। आज भी अमेरिका में शाम 7:30-8 बजे टेस्टिमनी इनकी जारी रहेगी और इसके टेस्टिमनी पे मार्केट इसको क्लोजली वॉच करेगी। क्या जेरेमी पावेल की तरफ से कोई ऐसे कमेंट्स आते हैं कि क्या अमेरिका या दूसरी इकोनॉमी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ जा रही हैं या नहीं। बहरहाल जो मेरी अपनी जो स्टडीज़ हैं, जो कि एक तज्जियाती मुताला मैं करता रहता हूँ, उसमें मैं आपको ये ज़रूर इंडिकेशन दूंगा कि अमेरिका में अब इंटरेस्ट रेट घटाने की नहीं बल्कि बढ़ाने की बातें जल्द शुरू होंगी। और उसकी वजह सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका में इस वक्त जो पिछले दिनों ये बात हुई थी कि अमेरिका का इन्फ्लेशन रेट 2% से ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट है। इस कमेंट से हम ये ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका आइंदा अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के हवाले से कोई ना कोई लाएअमल इख्तियार करेगा, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो उसके पीछे हम देखते हैं कि क्या इन्फ्लेशन रेट, क्या ये जो हम गिरानी बढ़ती चली जा रही है, इसके हवाले से जो इफराते ज़र जिसको हम कहते हैं कि इफराते ज़र बढ़ रहा है। अगर अमेरिका ये कहता है कि वो अपना इफराते ज़र या इन्फ्लेशन रेट 2% को मेंटेन रखना चाहता है या 2% से ज़्यादा मेंटेन रखना चाहता है, जो कि ये डायरेक्टली हमें पता चल जाता है कि अब अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ जा रहा है। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि आइंदा चंद दिनों में अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में भी डाउनफॉल की पेशन गोई की जा सकती है, डाउनफॉल हो सकता है। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे पास इंटरेस्ट रेट के साथ साथ जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ाने का इंदिया दिया है जेरेमी पावेल साहब ने, ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ा इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट है। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि आइंदा चंद महीनों में, चंद हफ्तों में अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में डाउनफॉल आएगा। अच्छा, इसके साथ मैंने आपको कुछ नेस्डैक के लेवल दिए थे कि 11,000 से अगर नीचे नेस्डैक रहता है फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तो हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक में डाउनफॉल आएगा। S&P 32 से नीचे रहती है तो उसमें वो मार्केट नीचे आ सकती है। तो हम ये दोनों लेवल कल हमने ये एक्सपीरियंस किया कि 32 और 11,000 से नीचे नेस्डैक चलता रहा, तो अब ये इंडिकेशंस हमारे पास आ रही हैं। अच्छा, इसके इंडिकेशंस हमारे पैरेलल हम अगर चेक करें तो हम ये देखते हैं कि गोल्ड की मार्केट है, जो कि काफ़ी अरसे से मैं आपसे यही बयान करता चला आ रहा हूँ कि 1920 के नीचे गोल्ड की मार्केट अगर ज़्यादा देर तक रहेगी तो इट मीन्स कि गोल्ड की कीमतें नीचे आ जाएंगी, गोल्ड में फॉलिंग लेवल आएगा, गोल्ड मार्केटें गिरेंगी। और 1920 के बाद इसका जो दो टारगेट हैं, एक 1862 का है और उसके बाद 1840 का है। बहरहाल 1920 के नीचे गोल्ड की कीमतें नीचे ही रहेंगी। और उसकी वजह यह भी कही जा सकती है कि जिस तरीके से हमें इन्फ्लेशन रेट के 2% रखने की बात अमेरिका ने पिछले दिनों की थी, और अब हमारे पास ये इंडिकेशंस आ रही हैं कि अमेरिका आइंदा अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। नॉट नाउ, क्योंकि 3 नवंबर को तो ट्रंप साहब के इलेक्शन होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा गुमान यही पैदा होता चला जा रहा है कि ट्रंप साहब इस बार भी जीत जाएंगे।
उसकी वजह हमारे पास थी, पहले भी मैंने आपसे कहा था कि इसराइल के मिस्टर नेतन्याहू भी 2024 तक वहां के वजीर आजम रहेंगे, और अब जो जिस तरीके से वो एक अब्राहम एकॉर्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं, और मुत्तहिदा अरब इमारात है, बहरीन है और दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो कि अब जुड़ते चले जा रहे हैं इस अब्राहम एकॉर्ड में, इस बेसिस पे हमें ये इंडिकेशंस मिल रही हैं कि ट्रंप साहब भी 2024 तक वहां के प्रेसिडेंट रहेंगे और ये री इलेक्ट हो जाएंगे। तो बहरहाल इस बेस पे हम अभी फिलहाल तो हमें ये नहीं फील करना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट फौरन बढ़ेगा, लेकिन ट्रंप साहब के जीतने से पहले अगर एक मीटिंग होगी एफओएमसी की, या उसके फौरन बाद, या जीतने के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की इंडिकेशंस हमारे पास आ जाएंगी, कंफर्म होता चला जाएगा। बहरहाल हमारे पास जो सिनेरियो है, जो हालात और वाक़यात पैदा हो रहे हैं ऑन एज वेल एज ऑन टेक्निकल ग्राउंड, उसमें हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केटों में थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा। उसकी वजह हम ये कह सकते हैं कि जनाब जिस तरीके से आज सोने की कीमतें हम देख रहे हैं कि तकरीबन $1870 पर आउंस के हिसाब से आ गई है। 1920 ब्रेक हुआ, 1920 का लेवल ब्रेक हुआ, और वहां से मार्केटें तकरीबन $50 तक नीचे इस वक्त गिर चुकी हैं। बहरहाल आज शाम में जो टेस्टिमनी होगी, जो टेस्टिफाई किया जाएगा मिस्टर जर्मी पावल को और मिन्यूचिन जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उन बेसिस पे हम अमेरिका की स्टॉक मार्केट को चेक में रखेंगे। इसके साथ ही आज सुबह से जो हमारे पास मार्केट चल रही है उसमें चाइना की मार्केट 0.16% प्लस में है। यूरोप की मार्केटें भी मिक्स हैं। अभी पीएमआई का डेटा फ्रांस का अच्छा आया, कुछ फ्रांस की कुछ बैड न्यूज़ है, पीएमआई की जर्मनी का अच्छा आया, तो मिक्स रिपोर्ट आई है। तो बहरहाल इस पीएमआई की रिपोर्ट को भी हम चेक करेंगे, और इसके साथ ही हम डॉलर मार्केट की जो बात कर लेते हैं कि 92, 91 तक डॉलर इंडेक्स की मार्केट आई थी। आज हम देख रहे हैं कि डॉलर में तेजी आई है, 94.17 पर डॉलर इंडेक्स चल रहा है। उसके साथ साथ कॉन्ट्रेरी हम ये देख रहे हैं कि स्टर्लिंग एंड यूरो की मार्केटें थोड़ी सी डाउन हो रही हैं। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है यूरो का 1.1700 का। अगर मार्केट 1700 से नीचे यानी 1.17 से नीचे रहती है तो इट मीन्स के यूरो और स्टर्लिंग की मार्केटें भी डाउनफॉल हो सकती हैं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप ये जहन में रखें कि जिस तरीके से गोल्ड की कीमतें गिर रही हैं, $50 2 दिनों में गिर चुका है, और करेंसी मार्केट भी थोड़ी सी डाउन हो रही है, डॉलर की मार्केटें ऊपर की तरफ जा रही हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो इंडिकेशन मैंने आपसे कही कि अमेरिका ने यह कहा है कि वो अपने इन्फ्लेशन रेट या इफराते ज़र को 2% से ज्यादा रखेगा, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि अमेरिका सूनर और लेटर अपनी इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केटें भी गिर सकती हैं। बहरहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी जो आपके साथ शेयर की गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन बातों से, इन वाक़यात से कुछ अपने डिसीजन मेकिंग में सहूलत हासिल होती होगी। बहरहाल आज सारा दिन देखते हैं। अच्छा, ऑयल की मैं बात कर दूं, ऑयल मिक्स चल रहा है। ऑयल जो है वो $41 के नीचे। मैंने आपको ये कहा था कि सऊदी अरब के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो अब्राहम एकॉर्ड पे साइन करे और इसराइल के जो इंटेग्रिटी है उसको एक्सेप्ट करे, कबूल कर लें, लेकिन सऊदी अरब के पास अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, जो कि पिछले दिनों भी मैंने आपसे कहा था, कि अनटिल एंड अनलेस जब तक सऊदी अरब इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करता, ऑयल की कीमतें $41-42 से ऊपर नहीं जाएंगी। अगर ये इंडिकेशंस हमारे पास आ गई, ये खबरें हमारे पास आना शुरू हो गई कि सऊदी अरब इसराइल को कबूल करने जा रहा है, ऑयल की मार्केटें ऊपर चली जाएंगी। तो बहरहाल इसको मजीद देखेंगे, सारा दिन आपके साथ राब्ते रहेंगे व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। शाम में देखते हैं कि अमेरिका की मार्केटें किन लेवल्स पे खुलती है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।